नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है, जहां पर डीडीसी चुनाव के नतीजे स्पष्ट होने लगे हैं। और आपको बता दें कि ये पहला जनादेश जम्मू कश्मीर की जनता का, जिसमें भाजपा को लगा है बेहद बड़ा झटका। और गुपकार अलायंस, जो कि वहां की सभी लोकल पार्टियों को मिला के एक अलायंस बनाया गया था, वो बाजी मारती नजर आ रही है। और भाजपा को बड़ा झटका इस चुनाव में लगता नजर आ रहा है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद ये जम्मू कश्मीर की जनता का सबसे पहला और सबसे बड़ा जनादेश है। दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों को जितना दबाने की कोशिश करेगा केंद्र, उतना ही मजबूत होगा किसान आंदोलन। ये बड़ा बयान दिया है सुखबीर बादल ने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गरीबों किसानों से सस्ती बिजली का हक छीनना चाहती है सरकार। बिजली बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, पहली बेहद बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर जिला विकास परिषद यानी कि जम्मू कश्मीर डीडीसी इलेक्शन के रिजल्ट बहुत हद तक स्पष्ट हो चुके हैं। 280 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों में गुपकार गठबंधन ने 87 सीटों के साथ बढ़त बना ली है। जी हां दोस्तों, वहीं भाजपा को महज अभी 47 सीटें ही हाथ लगी हैं, लेकिन जो गुपकार गठबंधन है वो 87 सीटों के साथ आगे है। तो यहां पर अंतर दोस्तों 40 सीटों का अंतर यहां पर है गुपकार गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में। वहीं बात करें कांग्रेस की तो 21 सीटों पर कांग्रेस ने भी बढ़त बनाया हुआ है। और अगर अन्य की बात करें तो 10 सीटों पर अन्य भी आगे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें 47 भाजपा, 87 गुपकार, कांग्रेस 21 और अन्य 10। ये अभी तक के स्पष्ट नतीजे हैं, जो कि और आगे बढ़ के जीत का अंतर बढ़ा सकते हैं गुपकार के लिए। और इसके बाद भाजपा को जम्मू कश्मीर के पहले जनादेश में सबसे बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। किसानों को जितना दबाने की कोशिश करेगा केंद्र, उतना ही मजबूत होगा आंदोलन, सुखबीर बादल। जी हां दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि वह किसानों को बदनाम करने के प्रयास के तहत बातचीत का छलावा कर रहा है, ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि वह उचित है और किसान गलत है। बादल ने शहीदी जोर मेले के अवसर पर गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा, केंद्र वार्ता की शुरुआत शुरू करके किसानों को दबाव में लाने का प्रयास कर रहा है। यह एक निरर्थक कवायद है, जब किसान संगठन पहले ही 3 कृषि कानूनों को खारिज कर चुके हैं और उन्हें निरस्त करना चाहते हैं। शियद प्रमुख बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपातकालीन संसद सत्र बुलाना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला लोगों का होता है। बादल ने कहा, लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है और लोगों की आवाज सुनना उनका कर्तव्य है। बादल की पार्टी पहले कृषि कानूनों को लेकर राजग से अलग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के बजाय केंद्र ने पहले आंदोलन को धर्म और अलगाववादियों से जोड़ा और अब भाई को भाई खिलाफ खड़ा कर रहा है। बादल ने कहा, हमने हमेशा किसानों और दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। हम किसान आंदोलन में सहायता भी कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की पीड़ा है कि केंद्र सरकार को किसानों की पीड़ा से कोई फर्क नहीं है। उन्होंने केंद्र पर आड़तियों को निशाना बनाने के लिए आयकर विभाग का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैं केंद्र को चेतावनी देता हूं कि वह जारी आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगा, वह उतना ही मजबूत होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीबों किसानों से सस्ती बिजली का हक छीनना चाहती है सरकार, बिजली बिल को लेकर बरसे ओवैसी। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के साथ साथ किसान बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन का विरोध कर रहे हैं। किसानों को डर है कि प्रस्तावित संशोधन से बिजली पर उन्हें मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। विपक्ष भी बिजली कानून में संशोधन का विरोध कर रहा है। AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों से रियायती दर पर बिजली का हक छीनना चाहती है। ओवैसी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा, यह सरकार जो कहती है सच उसके विपरीत होता है। बिजली बिल के जरिए क्रॉस सब्सिडी से दूर करने का प्रस्ताव है। कई राज्य किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। यह बिल इसे बदलना चाहता है और किसानों को बिजली के लिए अधिक भुगतान करवाना चाहता है। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, मौजूदा वक्त में गरीब परिवार रियायती दरों पर भुगतान कर रहे हैं और इसकी लागत की वसूली औद्योगिक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से की जा रही है। अब बीजेपी चाहती है कि किसान, गरीब लोग और अन्य घरेलू उपयोक्ता भी बड़े कारोबारियों की तरह ही भुगतान करें। दरअसल किसानों की चिंता सता रही है कि बिजली कानून में संशोधन के जरिए बिजली सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की योजना है। सरकार ने सोमवार को कहा कि संशोधन को लेकर किसानों की चिंता का कोई कारण नहीं है।
बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने एनडीटीवी को सोमवार को बताया, बिजली संशोधन विधेयक को लेकर किसानों का डर निराधार है। बिल में किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रावधान या प्रस्ताव नहीं है। किसानों को अब की तरह मिल रही बिजली सब्सिडी मिलना जारी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बर्फीली हवाओं से बिहार यूपी में ठंड का प्रकोप जारी। लिपुलेख में -20 डिग्री पहुंचा पारा, जम गई कुटी यंगती नदी। जी हां दोस्तों, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान 0 से नीचे चला गया है। कश्मीर में 40 दिन तक पड़ने वाली कड़ाके की ठंड यानी चिल्लई कला की सोमवार से शुरुआत हो गई। हालांकि इस बीच घाटी के न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने कहा कि 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक शीतलहर कश्मीर को अपने आगोश में ले लेती है, जिससे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि राज्य के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में रविवार रात तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में रविवार रात न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर की स्थिति सोमवार को भी जारी रही। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे तक राज्य के सभी शहरों में कोल्ड डे या कोल्ड वेब का अलर्ट जारी किया है। उसके बाद के 24 घंटे भी स्थिति से ज्यादा सुधार के आसार नहीं है। पटना का अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री दर्ज किया गया। गया का अधिकतम 20.6, भागलपुर का 21.2, जबकि पूर्णिया का 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बड़ी सियासी उथल-पुथल, सिंधिया के 2 मंत्री और 11 विधायक। जी हां दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस के संदेही नेताओं ने ही आरोप से बचने के लिए एक स्वर में कहा कि यदि हमने चुनाव में पैसा लिया है तो जांच एजेंसियों ने अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान इसी लाइन पर आया है। इसको लेकर सरकार भी सांसत में है। दरअसल इस मामले में शिवराज सरकार के 2 मंत्री और 11 विधायक भी फंस रहे हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। सीबीडीटी की रिपोर्ट में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के मंत्री सहित 64 विधायकों के नाम हैं। इनमें से 13 विधायक रिपोर्ट आने से पहले बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पार्टी बदलने के बाद भी उनके स्वर रिपोर्ट पर कांग्रेस जैसे ही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में आम सभाओं के दौरान बड़ी ही वीरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई लड़ने की शपथ उठाते रहे हैं। इस तरह का बयान देते समय वह अपनी छाती को इतनी जोर से पीटते थे कि कई बार मंच हिल जाती थी। राजनीति में रुचि रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि दागियों की लिस्ट में प्रद्युमन सिंह तोमर और राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह सरकार में मंत्री बनवाया है। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह पर लोकसभा चुनाव में 90 लाख रुपए मिलने के आरोप हैं। इस पर सफाई देने दिग्विजय सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने कहा कि हर तरह की जाँच के लिए तैयार हूँ। साथ ही सवाल खड़ा किया, यह कैसी जाँच है, अभी तक मुझे एक भी नोटिस देकर बयान नहीं लिए गए। दिग्विजय जैसा ही बयान सिंधिया के कट्टर समर्थक शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिया है। तोमर ने कहा, यदि लेन देन में हम शामिल हैं तो अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया गया। शिवराज सरकार में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव ने भी कहा कि आरोप झूठे हैं, हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन के समर्थन में आए बीजेपी नेता 36 नेताओं ने त्यागपत्र दे शहीद किसानों को दी श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसानों को पंजाब के भाजपा नेताओं ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया है। इसके चलते किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भेंट करते हुए रविवार को फिरोजपुर जिले के 36 भाजपा नेताओं ने अपने पदों से त्यागपत्र देने की घोषणा की। त्यागपत्र देने वाले नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि केंद्र सरकार इन किसान विरोधी काले कानूनों को रद्द कर देगी, मगर केंद्र सरकार किसानों के हितों को नजरअंदाज कर रही है। वे किसानों के साथ हैं और आंदोलन में उनका सहयोग करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि किसान विरोधी सभी काले कानून तुरंत वापस लिए जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों से डरी सरकार, फेसबुक पेज बंद करने पर लोगों ने ऐसी निकाली भड़ास। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे किसान आंदोलन पर रविवार को ब्रेक लग गया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से फेसबुक पर बनाए गए किसान एकता मोर्चा के पेज को रविवार देर शाम निष्क्रिय कर दिया गया। हालांकि किसानों के नाराजगी जताने के बाद फेसबुक पेज दोबारा शुरू हो गया है। इस पेज को बंद करने पर लोगों ने कड़ा विरोध किया। आंदोलनकारी किसान यूनियनों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर फेसबुक ने रविवार को उनके पेज किसान एकता मोर्चा को ब्लॉक कर दिया है। खुद को आंदोलन की IT विंग का प्रमुख बताने वाले बलजीत सिंह ने कहा
सरकार किसानों से डरती है। फेसबुक पर कटाक्ष करते हुए एक ट्विटर यूजर मनदीप मुक्तसर ने लिखा, ब्रेकिंग, मार्क जकरबर्ग राज्यसभा के लिए नामांकित होंगे। आंदोलन से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के प्रसार के लिए किसान संगठनों ने किसान एकता मोर्चा के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाया गया है। फेसबुक पेज बंद होने के बाद किसान एकता मोर्चा के ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि जब लोग आवाज उठाते हैं तो वे बस यही कर सकते हैं। किसान एकता मोर्चा के फेसबुक पेज को अनपब्लिश किए जाने पर स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार और मंत्रियों के बाद अब फेसबुक भी बौखला गया है। बाद में इस फेसबुक पेज को बहाल कर दिया गया। किसानों ने रविवार को सरकार को चेतावनी दी थी कि वे 25 से 27 दिसंबर के बीच हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे। उन्होंने किसी भी एनडीए के घटक दलों का भी बहिष्कार करने का फैसला किया है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संघों ने कहा, 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में बोलेंगे, लेकिन हम आप सभी से अपील करते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री बोले आप उतनी देर तक बर्तन बजाते रहें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका देने की तैयारी में है अखिलेश यादव। जानिए कैसे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के चल रहे किसान सम्मेलन का मुकाबला करने के प्रयास में समाजवादी पार्टी 25 दिसंबर को एक विशेष अभियान आयोजित करने की तैयारी में है। इसके तहत पार्टी के नेता पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों का दौरा करेंगे और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की किसान विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी के नेता गाँव में जाएंगे और किसानों के साथ चौपाल बैठकें करेंगे। उन्होंने कहा, सपा सांसद और विधायक समाजवादी किसान घेरा अभियान का नेतृत्व करेंगे। नेता राज्य में पिछली समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियों और किसानों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों के बारे में भी किसानों को अवगत कराएंगे। चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकारें किसानों को बर्बाद करने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, यह एक विडंबना है कि अन्नदाता ठंड में कांप रहा है और बात करना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने मन की बात में व्यस्त हैं। सपा आक्रामक रूप से केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। सपा 7 दिसंबर से किसान यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसमें राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ता और नेता भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल पर निकल रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, यह रैलियां भाजपा की किसान विरोधी नीति के खिलाफ है और प्रत्येक जिले में निकाली जा रही हैं। भाजपा राज्य भर में किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है और सपा के नेता इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे हैं ताकि विपक्ष द्वारा किए जा रहे गलत प्रचार को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी सार्वजनिक कार्यों में किसानों के मुद्दों को संबोधित किया है, जबकि उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी किसान समूहों के साथ बैठकें कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में गायों को लेकर राजनीति, प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा से दो हाथ करने के लिए कांग्रेस ने हिंदू कार्ड खेलने की भाजपा की रणनीति से ही जवाब देने का फैसला किया है। इसके संकेत आज उस समय मिले जब राज्य की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने गायों का मुद्दा उठाकर योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने योगी के नाम लिखे पत्र में लिखा, गौ माता के शवों की तस्वीर देखकर मन विचलित है। गायों की भलाई के नाम पर गौ वंश की दुर्दशा की जा रही है। गायों को लेकर राजनीति करने वाली भाजपा को कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले ही जवाब दे चुकी है। प्रियंका भी उसी रास्ते पर चलकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। प्रियंका ने छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को उदाहरण देकर योगी आदित्यनाथ को उसका अनुसरण करने की सलाह दी है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार समूचे प्रदेश में गौ लेकर करोड़ों की रकम विज्ञापन पर खर्च कर चुकी है। इतना ही नहीं, गायों को हिंदू धर्म से जोड़कर प्रदेश में राजनीति का ध्रुवीकरण करने में जुटी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने साफ किया कि 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को उसी रणनीति से जवाब देगी। उनका साफ कहना था कि कांग्रेस वोटों का ध्रुवीकरण तो नहीं करेगी, लेकिन भाजपा के ध्रुवीकरण की चाल को नाकाम करने के लिए हर वह कदम उठाएंगी कि हिंदू मतदाता अन्य समुदाय से अलग होने की बात ना सोच सके। उनका इशारा नरम हिंदूवाद की तरफ था, जो कांग्रेस का नया राजनीतिक हथियार होगा। प्रियंका के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना में गौवंश संवर्धन, खेती बाड़ी को दुरुस्त करने, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने, नदी नालों को पुनर्जीवित करने, आवारा पशुओं की देखभाल, जैविक खाद बनाने इत्यादि के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की शुरुआत की है। अभी हर महीने औसतन 15 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा जा रहा है। कांग्रेस महासचिव ने योगी को लिखे पत्र में कहा, आप भी गौवंश की सुरक्षा और भलाई चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको यह पत्र लिख रही हूं। मैं समझती हूं कि इन बातों से आपको अवगत कराना धार्मिक और नैतिक आधार पर मेरी जिम्मेदारी बनती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई के शहरी इलाकों में कल से नाइट कर्फ्यू।
15 दिन ज्यादा सतर्क रहने के आदेश। जी हां दोस्तों, क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की है। मुंबई के लोगों को 15 दिन ज्यादा सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाए जाने की खबर के बाद महाराष्ट्र सरकार विशेष एहतियात बरत रही है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक यूरोप से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए संस्थागत पृथकवास में भेजा जाएगा, जबकि दूसरे देश के लोगों को घर पर होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इस आदेश के एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य में स्थिति काबू में है और उनकी सरकार की नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। ठाकरे ने राज्य की जनता को सोशल मीडिया के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि विशेषज्ञ फिर से रात का कर्फ्यू या दूसरा लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में है, लेकिन वह इस तरह के कदम उठाने के समर्थन में नहीं है। ठाकरे से कहा था कि अगले 6 महीने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से नव वर्ष के उत्सव के दौरान सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को पूरी तरह से काबू नहीं किया जा सका है, फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। ठाकरे ने कहा, इलाज से बेहतर बचाव है। कम से कम अगले 6 महीने तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की आदत डाल लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वे कानून का पालन कर रहे लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर नगर निगम में बीजेपी का सुपड़ा साफ, 9 चेयरमैन कांग्रेस, एक निर्दलीय। जी हां दोस्तों, इस बार के जयपुर में नगर पालिका चुनाव के 10 सीटों पर एक बार फिर भाजपा की जीत नहीं हो पाई। इसमें से 9 नगर पालिका पर कांग्रेस ने तो एक पर निर्दलीय ने जीत हासिल किया। वहीं पिछली बार हुए चुनाव में जयपुर की 10 में से 9 पर बीजेपी ने अपना बोर्ड बनाया था। इस बार के चुनाव में मामला उल्टा पड़ गया और अधिकतर पर कांग्रेस के चेयरमैन चुने गए। शाहपुर के चौमू नगर पालिका पर कांग्रेस ने 10 साल बाद जीत हासिल किया है। 10 में से 9 नगर पालिका में जीत मिलने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी और नारेबाजी किया। जयपुर के जिले चौमू, रेनवाल, जोबनेर, फुलेरा, बगरू, चाकसू, सांबर लेक नगर पालिकाओं में कुल 220 निर्वाचित पार्षदों ने चेयरमैन पद के लिए नामांकन किया था। शाहपुर में 10 सालों बाद कांग्रेस ने नगर निगम पर कब्जा जमा पाई है। यहाँ पर बंशीधर सैनी चेयरमैन बने हैं। वहीं विराटनगर में सुमिता सैनी को चेयरमैन की कुर्सी मिली। कोटपुतली नगर पालिका में कांग्रेस के पुष्पा सैनी ने जीत हासिल किया। उन्होंने पहली बार ये चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 19 वोट मिले। वहीं फुलेरा नगर निगम में कांग्रेस पार्षद संगीता अग्रवाल ने 14 वोट पाकर जीत गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का अल्टीमेटम, 24 घंटे में नहीं निकला समाधान तो बंद कर देंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सभी लेन। जी हां दोस्तों, तमाम मुद्दों के समाधान के लिए किसानों ने रविवार सुबह शासन प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है। समस्याओं का हल न निकलने पर किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम करने की चेतावनी दी है। यूपी गेट पर किसान नेता वीएम सिंह ने प्रशासन और पुलिस के साथ 1 घंटे वार्ता की। उन्होंने किसानों का उत्पीड़न, वाहनों को जबरन जब्त करने व चालान काटने समेत अन्य मुद्दों को उठाया। सोमवार सुबह 11 बजे मेरठ मंडल कमिश्नर, डीआईजी, डीएम व अन्य अधिकारियों को समाधान के साथ आमंत्रित किया गया है। सुबह करीब 11 बजे यूपी गेट पर एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह, एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह, सीएफओ सुनील कुमार, किसान नेता सरदार वीएम सिंह अन्य किसानों के साथ वार्ता करने पहुंचे। वीएम सिंह ने अधिकारियों से कहा कि आप सभी यहां पर हैं, लेकिन आप इसे जेल बनाना चाहते हैं। यहां आने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के पास फोर्स की कमी है तो वह अपनी तरफ से वॉलंटियर देंगे। उन्होंने कहा कि संगठन का कोई भी व्यक्ति यूपी गेट आता है तो उसे कहीं भी रोका ना जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को गाजियाबाद के अंदर और पास के जिले जैसे मुरादाबाद, संभल, पीलीभीत, हापुड़, मेरठ, रामपुर आदि जगहों पर रोका जा रहा है। पुलिस टोल प्लाजा पर खड़ी होकर किसानों को टोपी और झंडे देखकर बेवजह रोक रही है। इस तरह पुलिस किसानों के परिवार वालों पर दबाव बनाकर उन्हें वापस बुलाने के लिए कह रही है, जबकि यूपी गेट पर खड़ी गाड़ियों के चालान काटकर उन्हें घर भेजे जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि सोमवार सुबह कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम व एसएसपी किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ वार्ता के लिए आए। उन्होंने करीब 1 घंटे की वार्ता में एडीएम सिटी को कई समस्याएं बताई। वहीं एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता कर किसानों की समस्याओं को दूर करा दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर प्रोटेस्ट, अब तक 33 किसानों की हुई मौत, किसानों ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और पूछा कि उन्होंने 33 प्रदर्शनकारियों की मौत होने पर अब तक शोक प्रकट क्यों नहीं किया। राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को नमन करते हुए कहा कि किसानों का संघर्ष और बलिदान अवश्य रंग लाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, किसानों का संघर्ष और बलिदान अवश्य रंग लाएगा। किसान भाइयों बहनों को नमन और श्रद्धांजलि। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने संवाददाताओं से कहा कि
कि आंदोलन के दौरान 33 किसानों ने अपनी जान गंवा दी और आंदोलनरत किसान संगठनों के अलावा कांग्रेस भी रविवार को श्रद्धांजलि दिवस मना रही है। उन्होंने सवाल किया, हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? श्री अमित शाह जी चुप क्यों हैं? और योगी आदित्यनाथ चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? हमारे प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? हमारे अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह के पास उनसे मिलने का वक्त नहीं है, पर पश्चिम बंगाल जाने के लिए वक्त है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी हलचल, आपने यूपी सरकार को घेरा, प्रियंका ने योगी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन सूबे की राजनीति गरमाने लगी है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आप यूपी की योगी सरकार पर हमला कर रही है। सोमवार को आम आदमी पार्टी की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि आदित्यनाथ के 4 साल उत्तर प्रदेश हुआ बेदहाल। आपकी ओर से इसी के साथ एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें मीम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा प्रदेश की समस्याओं को गिनाया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।